सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ईरान अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मसला ये जितना लंबा खींचेगा, ग्लोबल इकोनॉमी, क्रूड ऑयल के रेट्स, सप्लाई चेन, ये सब उतने ज्यादा लंबे समय तक डिस्टर्ब रहेंगे। और ये जो क्राइसिस आता है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे इस तरह के जो डेवलप्ड देशों की गवर्नमेंट्स होती हैं, इनके पास इस तरह की सिचुएशन से डील करने का मार्जिन काफी ज्यादा होता है। इनके पास ज्यादा बेटर फिस्कल स्पेस होती है और बेटर रिसोर्सेज होते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर इमैनुअल मैक्रोन, इनको ऐसी सिचुएशन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट और सारा खामियाजा उठाना पड़ता है भारत एंड हमारे जैसे डेवलपिंग और इमर्जिंग मार्केट्स वाले देशों को, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट्स का बजट ऑलरेडी काफी प्रेशर में चल रहा होता है। क्रूड ऑयल की कीमत में $1 भी कई मिलियन डॉलर्स का डिफरेंस क्रिएट कर लेता है। स्विट्जरलैंड में नेगोशिएशन स्टार्ट होने के बाद सिचुएशन बिल्कुल ठीक होते दिखाई दे रही थी, लेकिन अब अचानक से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी सेना का प्रदर्शन वापस से करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें भारत का क्या एंगल है, शिप्स को वापस क्यों जाना पड़ा और ईरान का क्या पक्ष है, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन साथ में भारत ने वेनेजुएला की मदद करने के लिए अब क्या कदम उठाए हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और कनाडा ने 40 सालों के बाद कौन सी भारत को गुड न्यूज दी है, उस पर भी बात करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बारे में, क्योंकि न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के अराउंड 10 के करीब शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से क्रॉस होने वाले थे, ये सब एंड मोमेंट के ऊपर इनको यू टर्न मारना पड़ गया है। CNN, BBC और रॉयटर्स समेत कई सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने इसको कवर किया है। दरअसल हुआ ये कि ईरान ने एक तरफ तो अमेरिका के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके 60 दिन की नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन साथ में ईरान अभी भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से ओपन नहीं कर रहा है। कायदे से ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पहले की तरह बिल्कुल ओपन कर देना चाहिए था, लेकिन ईरान आज की डेट में क्या कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने अपने तट के पास 2 से 3 डेडिकेटेड रूट बना लिए हैं और ईरान सभी शिप से कह रहा है कि वो केवल इन्हीं रूट से ट्रांजिट करें। न्यूज आ रही है कि ईरान ने कहा है कि यहाँ से क्रॉस होने के लिए शिपिंग कंपनीज और शिप ओनर्स को एटलीस्ट 48 घंटे पहले ईरान की परमिशन लेनी होगी। पर्शियल गल्फ स्टेट अथॉरिटी नाम की एक कंपनी ईरान ने बना दी है और शिपिंग कंपनीज को कहा है कि इनकी वेबसाइट या फिर ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर एक फॉर्म फिल किया जाए, जिसके बाद उनको परमिट दिया जाएगा और फिर वो परमिट मिलने के बाद शिप्स या फिर ऑयल टैंकर्स ईरान द्वारा बताए गए इन 2-3 रूट से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ट्रांजिट कर पाएंगे, क्रॉस कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कुछ हिस्सा ओमान के तट के पास भी तो आता है, फिर शिप्स वहां से क्रॉस क्यों नहीं हो रहे हैं? तो इसका जवाब है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरान की नेवी, जिन्होंने अभी कुछ ही घंटे पहले सिंगापुर फ्लैग्ड एक शिप के ऊपर हमला कर दिया है। दरअसल हुआ यह कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि उन्होंने ओमान के तट के पास से ओमान की जुरिस्डिक्शन से भी एक शिपिंग रूट आइडेंटिफाई करके मार्क कर लिया है और ये भी पूरी तरह से सेफ है। और अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ वाले रूट से भी शिप्स और ऑयल टैंकर शिप्स को एस्कॉर्ट करके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाहर निकालेगी। यानी कि एक रूट तो ईरान कंट्रोल कर रहा था, जो ईरान की परमिशन और ईरान के परमिट के साथ चलता रहता, लेकिन एक और रूट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ओमान के साथ मिलकर स्टार्ट कर लिया। इसके बाद ईरान ने वार्निंग दी कि कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान द्वारा अप्रूव्ड रास्ते को छोड़कर किसी और भी रास्ते से क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और ओमान से ग्रीन सिग्नल मिलते ही एवर लवली नाम का ये सिंगापुर फ्लैग्ड कार्गो शिप ओमान के कोस्ट के पास से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ गया, और वो भी बिना ईरान की परमिशन लिए। लेकिन ये चीज ईरान को ठीक नहीं लगी और न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस सिंगापुर फ्लैग्ड कार्गो शिप के ऊपर ड्रोन अटैक कर इसको निशाना बनाया है। अटैक के समय ये शिप ओमान के धाइत पोर्ट से लगभग 7.5 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट में था, यानी कि कंप्लीटली ओमान के तट के पास से क्रॉस हो रहा था, जो कि ओमान की जुरिस्डिक्शन और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर ही आता है। लेकिन अब ईरान ओमान को कह रहा है कि वो अपने वाटर्स में से भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ट्रांजिट बिल्कुल नहीं दे सकता है, यानी कि ये सीधा सीधा जबरदस्ती और दादागिरी वाला मामला बन गया है। गुड न्यूज ये है कि इस हमले में किसी भी क्रू मेंबर की जान नहीं गई है। अभी शिप के ऊपर कौन सी कंट्री के क्रू मेंबर्स हैं वो तो खैर अभी डिटेल सामने नहीं आई हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी इंडियंस होंगे ही, और अगर कैजुअलिटी होती तो इंडियंस का नाम ही सामने आता। अब ईरान के इस हमले के बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने जो ईरान के तट के पास ओमान के टेरिटोरियल वाटर से एक नया रूट अप्रूव करके शिप्स को इवैक्यूएट करने का प्लान रेडी किया था, उसको अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रॉप कर दिया है। न्यूज आ रही है कि भारत के भी अराउंड 9 से 10 शिप्स थे जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के इवैक्यूएशन प्लान के अकॉर्डिंग ओमान के तट के पास वाले इस रूट से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ट्रांजिट करने वाले थे।
वहां से बाहर आने वाले थे, लेकिन अब जो ताज़ा खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये सारे इंडियन शिप और उसके साथ जो दूसरी कंट्रीज के शिप थे, इन सब ने अब यू टर्न मारकर वापस लौट गए हैं। आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि हम ये प्लान अभी फिलहाल होल्ड में डाल रहे हैं। पहले हम शिप्स की सेफ्टी को गारंटी करेंगे, शिप्स की सुरक्षा को इंश्योर करेंगे, उसके बाद ही शिप्स का ये इवैक्यूएशन प्लान दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मसले में ईरान क्या चाहता है, ईरान की क्या प्लानिंग है, जिसके चलते उसने सिंगापुर फ्लैग्ड शिप के ऊपर हमला तक कर दिया। ईरान ने क्या किया कि स्विट्जरलैंड में नेगोशिएशन कंप्लीट करने के बाद अपनी टीम के कुछ मेंबर्स को सीधा वहां से ओमान भेज दिया। इवन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ओमान के विदेश मंत्री को कॉल कर इस बात के ऊपर मनाने की कोशिश की कि हम दोनों देश मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म रेडी करते हैं, जिसमें अराउंड $40 बिलियन हर साल का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, वो भी बैठे बैठे। लेकिन ओमान के ऊपर इस समय अमेरिका समेत बाकी सभी कंट्रीज का प्रेशर है, इसलिए ओमान ईरान के इस प्रपोजल को मना कर देता है, यानी रिजेक्ट कर देता है। ऐसे में अब ईरान अब जोर जबरदस्ती के ऊपर उतर आया है और ओमान के टेरिटोरियल वाटर में भी जो रूट बनाया जा रहा है उसको भी ऑपरेशनल होने नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर ओमान के तट के पास से शिप्स को फ्री में क्रॉस कर वहां से एक ट्रांजिट रूट मिल जाता है तो फिर ईरान के रूट से तो कोई भी शिप परमिट परचेज कर नहीं जाएगा, उसका प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए ईरान ने अब ओमान वाले रूट के ऊपर हमला कर वहां पर इस कार्गो शिप को निशाना बनाया है, ताकि दूसरे शिप को ये क्लियर वार्निंग समझ आ जाए कि कोई भी ओमान वाले रूट का इस्तेमाल ना करे, वरना उनका भी यही हाल होगा, उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। ये थी ये पूरी कहानी। अब अगली अपडेट आ रही है भारत और वेनेजुएला के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वेनेजुएला के अंदर 2 बहुत ही पावरफुल भूकंप आए थे, उसको लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने वेनेजुएला की मदद करने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च कर दिया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमिस्ताद एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती। न्यूज आ रही है कि ऑपरेशन अमिस्ताद के अंडर वेनेजुएला की मदद करने के लिए इंडियन आर्मी की स्पेशल मेडिकल टीम को भी भेज दिया गया है। इंडियन आर्मी की 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल की एक टीम में टोटल 41 मेंबर हैं, जिसमें से 9 मिलिट्री डॉक्टर्स भी शामिल हैं। ये सब इंडियन एयरफोर्स के 2 C-17 ग्लोबमास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए वेनेजुएला के लिए आज रवाना हो गए हैं। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये इंडियन आर्मी ने ही जारी की हैं। इंडियन आर्मी ने कुछ रेस्क्यू मटेरियल्स के साथ अपनी मेडिकल टीम को वेनेजुएला भेजा है, जो वहां पर जाकर एक फील्ड हॉस्पिटल सेटअप कर वेनेजुएला के लोगों की मदद करेंगे और उनका फ्री में इलाज होगा। और ये टीम इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ट्रॉमा केयर, सर्जरी और क्रिटिकल केयर जैसे इलाज देने में एक्सपर्ट है। इंडियन आर्मी ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट इशू करके कहा कि हम आपके दर्द को समझते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। स्पेशल मेडिकल टीम के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मटेरियल, मोबाइल एम्बुलेंसेस और एड का सामान भी वेनेजुएला के लिए भेज दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी आ रही है कि भारतीय सेना ने मेडिकल टीम के साथ साथ भीषम क्यूब नाम के पोर्टेबल और जल्दी डिप्लॉय होने वाले मॉड्यूलर फील्ड हॉस्पिटल सेटअप भेजे हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर एक साथ 200 तक पेशेंट्स का इलाज करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना ने वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र देते हुए कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत वेनेजुएला के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और आगे भी कोई मदद चाहिए होगी तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही अगली अपडेट आ रही है वेनेजुएला से आने वाले क्रूड ऑयल के बारे में। वेनेजुएला में भूकंप के कारण ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वहां पर काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आने लगा कि क्या वेनेजुएला के ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने से भारत को फर्क पड़ेगा? क्या भारत को क्रूड ऑयल की शॉर्टेज नहीं होगी? क्योंकि अगर भारत को शॉर्टेज होगी तो इसका मतलब है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो इसका आंसर है नहीं, भारत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूज आ रही है कि जून 1 से लेकर जून 22 तक, यानी वेनेजुएला में भूकंप आने से पहले इस पूरे जून महीने में भारत ने टोटल जितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है उसमें केवल 4.6% ही हमने वेनेजुएला से परचेज किया था। और ये 4% क्रूड ऑयल हम किसी और कंट्री से भी परचेज कर सकते हैं, यानी इसको सोर्स करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। फर्क तब पड़ता अगर वेनेजुएला से हम 25 से 30% या 40-50% क्रूड ऑयल परचेज कर रहे होते, जैसा हम रशिया से कर रहे हैं। वेनेजुएला से अगर सप्लाईज नहीं भी आती हैं तो 4.6% ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। अगली अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर, और ये न्यूज खालिस्तानी सपोर्टर्स के लिए बिल्कुल भी गुड न्यूज नहीं है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि करीब 40 सालों के बाद कनाडा की सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह मान लिया है कि साल 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बॉम्बिंग का जो इंसिडेंट हुआ था, जिसको कनिष्क बॉम्बिंग भी कहा जाता है, ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट द्वारा किया गया था और इसके आरोपी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट थे। इस चीज को कनाडा की सरकार ने एक आधिकारिक स्टेटमेंट में बोल दिया है। इस हमले में टोटल 329 लोगों की जान गई थी
और भारत पिछले कई दशकों से लगातार कनाडा को ये कहता रहा है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का ये पूरा एक नेटवर्क कनाडा की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है और इस तरह के हमले की प्लानिंग, फंडिंग और सपोर्ट के लिए कनाडा की धरती का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कनाडा के पिछले प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो और पिछली सभी गवर्नमेंट्स ने खालिस्तानी मसले को इग्नोर किया था और अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण कनिष्क बॉम्बिंग में भी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को दोषी बताने से परहेज किया था, क्योंकि कनाडा की पॉलिटिकल पार्टीज एंड इवन गवर्नमेंट्स भी इसको केवल एक पॉलिटिकल मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम देकर इग्नोर करती आई हैं। लेकिन मार्क कार्ने के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अब कनाडा में खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को न सिर्फ कॉल आउट किया जा रहा है, बल्कि अब कनेडियन गवर्नमेंट ये भी मान रही है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट कई सारे क्राइम्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी शामिल हैं और कनिष्क बॉम्बिंग में भी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का ही हाथ था।